बीएससी पार्ट थर्ड की अभी तक की हमारी जो न्यूक्लियर का पोर्शन चल रहा है, न्यूक्लियर के पोर्शन में हमने कई सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं, जिनमें हमने अभी पिछले जो टॉपिक रहा उसमें हमने विभिन्न प्रकार के नाभिकों पर चर्चा की थी, जिसमें समभारिक है, समन्यूट्रॉनिक है और प्रोटॉनिक है। इन पर हमने डिस्कस किया, समस्थानिकों पर डिस्कस किया। आज हम अगला न्यूक्लियर फिजिक्स में जो अगला टॉपिक है हमारा यूनिट फर्स्ट में, वो है द्रव्यमान शक्ति। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे द्रव्यमान शक्ति। डेल्टा एन के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो मास डिफेक्ट भी इसको कहते हैं, द्रव्यमान शक्ति मास डिफेक्ट। तो देखिए कि हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, नाभिक में दो प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो नाभिक का द्रव्यमान होता है वो इन्हीं के द्रव्यमानों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन प्रायोगिक तौर पर देखा गया है कि जो इन दोनों का द्रव्यमान है, इन दोनों के द्रव्यमानों को जोड़ दिया जाए तो जो द्रव्यमान प्राप्त होता है एग्जैक्टली वो द्रव्यमान नाभिक का हमें प्रायोगिक तौर पर नहीं मिलता है। तो वह जो द्रव्यमानों में अंतर है, उसी द्रव्यमानों के अंतर को हम कहते हैं द्रव्यमान शक्ति। यानी कि कुल मिलाकर हम बात करें तो नाभिक का द्रव्यमान, उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान से कम पाया जाता है। उनका योग किया जाए, द्रव्यमान का योग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग किया जाए तो उनके द्रव्यमानों के योग से कम जो है नाभिक का द्रव्यमान पाया जाता है। तो इसे ही हम कहते हैं द्रव्यमान शक्ति। अब हम लेकर के चलते हैं कि माना कि जैसे एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, अब मान करके चलते हैं, माना कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, माना कि प्रोटॉन का द्रव्यमान मास ऑफ प्रोटॉन mp है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मास ऑफ न्यूट्रॉन mn के रूप में है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn है और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान मास ऑफ प्रोटॉन के रूप में है हमारे पास। तो देखिए हम किसी भी नाभिक में, नाभिक को रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, यह आपका Z और Z ये हो गया तो आपका ये इसका मास, ये प्रोटॉन की संख्या और ये यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या a माइनस Z। तो इस तरह से हम जो है एक नाभिक में एक नाभिक को जो है हम a z a माइनस z इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। x कोई नाभिक है, उस नाभिक की द्रव्यमान जो उसका जो द्रव्यमान है, परमाणु भार है, वो a है और z उसमें प्रोटॉन की संख्या, a माइनस z उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन्स की संख्या कहलाती है। तो ये हो गया हमारे पास एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये हो गया आपके पास एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो जो द्रव्यमान शक्ति है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होगा द्रव्यमान शक्ति डेल्टा m इज इक्वल टू, देखिए हम सबसे पहले ले रहे हैं प्रोटॉन, तो Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉनों की जो संख्या है उसे एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं।
मल्टीप्लाई करके प्लस इसमें न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को ऐड करते हैं, तो न्यूट्रॉनों की संख्या a माइनस जेड और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये हो गया। अब इस कुल में से दोनों के योग में से माइनस a जेड इस तरह से, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपके द्रव्यमान शक्ति को प्रदर्शित करता है। ये हो गया प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान, ये हो गया आपके न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान, और ये हो गया प्रैक्टिकल वैल्यू जो आपको देगी नाभिक का द्रव्यमान। ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, प्रायोगिक वैल्यू जो आपको उस नाभिक का द्रव्यमान व्यक्त करती है। अब ये अंतर कितना आता है, और ये जो अंतर आता है दोनों के बीच प्रायोगिक वैल्यू और कैलकुलेट जो वैल्यू है, इनमें जो डिफरेंस हमें फाइंड आउट होता है वो ही कहलाता है आपकी द्रव्यमान शक्ति। और यहाँ Z प्रोटॉन की संख्या, A नाभिक का द्रव्यमान, परमाणु भाग, A माइनस जेड न्यूट्रॉन की संख्या, ये इस तरह से हमारे पास रहते हैं। और यदि हम बात करें कैपिटल M की, ये नाभिक का द्रव्यमान कहलाता है। इस तरह से ये सब पद रहते हैं, या द्रव्यमान संख्या ये कहलाती है द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ आपके पास Z तो प्रोटॉनों की संख्या हो गई, A द्रव्यमान संख्या हो गई, A माइनस जेड आपके न्यूट्रॉन की संख्या हो गई, MaZ जो है नाभिक का द्रव्यमान हो जाता है। तो जब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, किसी नाभिक के मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन के योग में से इसकी एक्सपेरिमेंटल जो नाभिक का द्रव्यमान है उसको हम माइनस करते हैं, तो आपके पास जो फाइंड आउट होता है वो कहलाता है द्रव्यमान शक्ति। अब यहाँ ये जो द्रव्यमान शक्ति है, यह द्रव्यमान शक्ति ही जो है उसकी कई प्रकार के एनर्जी में डिवाइड रहती है। ये कहीं न कहीं उसमें अलग स्थान पर यूज की गई होती है एनर्जी। तो अतः हम मान करके चलते हैं कि जो Z प्रोटॉन तथा A माइनस जेड न्यूट्रॉनों को एक दूसरे के समीप लाकर नाभिक के निर्माण किया जाए, तो नाभिक का निर्माण होने से पर जो द्रव्यमान शक्ति है उस द्रव्यमान शक्ति को द्रव्यमान में कमी कहते हैं, और यही द्रव्यमान शक्ति नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है, जो नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी है, उस बाइंडिंग एनर्जी के रूप में मुक्त होती है। ये जो इसकी जो द्रव्यमान शक्ति है, ये जो द्रव्यमान शक्ति है वही इसके रूप में बाइंडिंग एनर्जी के रूप में मुक्त होती है, ये द्रव्यमान शक्ति। तो बाइंडिंग एनर्जी जो होगी EB के रूप में, तो बाइंडिंग एनर्जी इसे EB से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाइंडिंग एनर्जी EB बराबर डेल्टा M c² के रूप में हमें फाइंड आउट होती है। तो ये जो डेल्टा M है द्रव्यमान शक्ति है, ये बाइंडिंग एनर्जी के रूप में यहाँ
मुक्त होती है। अब इसके ये तो हुई हमारी द्रव्यमान संख्या की बात। अगला टॉपिक लेते हैं हम पैकिंग फैक्टर यानी कि संकुलन गुणांक। अगले बिंदु पर चलते हैं जो कहलाता है आपके पैकिंग फैक्टर संकुलन गुणांक। पैकिंग फैक्टर संकुलन गुणांक। देखिए संकुलन गुणांक क्या होता है। तो नाभिक का जो यथार्थ द्रव्यमान है कैपिटल M और जो द्रव्यमान संख्या है स्मॉल a, इनके मध्य का अंतर प्रति द्रव्यमान संख्या संकुलन गुणांक कहलाता है। यानी कि यूं कहें कि पैकिंग फैक्टर F इज इक्वल टू M माइनस A अपॉन A के इक्वल होता है। यानी कि M जो है यहाँ आपके पास M तो हो गया आपके पास जो नाभिक है, नाभिक का यथार्थ द्रव्यमान और स्मॉल a द्रव्यमान संख्या। यानी कि यथार्थ द्रव्यमान m और द्रव्यमान संख्या का अंतर प्रति द्रव्यमान संख्या ही आपकी क्या कहलाता है, पैकिंग फैक्टर संकुलन गुणांक कहलाता है। संकुलन गुणांक का द्रव्यमान संख्या के सापेक्ष परिवर्तन, जो संकुलन गुणांक है इसका द्रव्यमान संख्या के सापेक्ष जो परिवर्तन है उसको हम निम्न वक्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार उस वक्र को प्रदर्शित किया जाता है। तो आपके पास एक वक्र प्रदर्शित है, ये इस तरफ तो आपका पैकिंग फैक्टर हो गया, पैकिंग फैक्टर ये हो गया और ये हो गया आपकी द्रव्यमान संख्या। तो दोनों के बीच जो वक्र है वो इस तरह से रहता है ये। तो यदि हम बात देखें इस वक्र से जो रिजल्ट निकालें तो देख सकते हैं कि a = 20 से इधर का भाग जो है उसके लिए f क्या होगा, पॉजिटिव होगा। a बराबर 180 द्रव्यमान संख्या के इधर का भाग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि इन दोनों के बीच के भाग की बात करें तो ये निगेटिव होगा, इनके लिए पैकिंग फैक्टर कैसा होगा, निगेटिव होगा। और a बराबर 20 और a बराबर 80 पर जो पैकिंग फैक्टर का मान है वो कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ इससे जो रिजल्ट आते हैं हमारे पास, रिजल्ट्स की बात करें तो फर्स्ट जो a है, a is less than 20 और a is greater than 180 पर जो f है वो पॉजिटिव मिलेगा आपको, ठीक है। a is इस कंडीशन में जो है आपको a पॉजिटिव फाइंड आउट होता है। यदि हम बात करें सेकंड कंडीशन की तो a is greater than 220 and less than 180 कंडीशन में जो इन दोनों के बीच का जो भाग है यहाँ पैकिंग फैक्टर f जो है नेगेटिव फाइंड आउट होता है। और थर्ड कंडीशन a = 20 पर और a = 180 पर f = 0। इस तरह से ये हमें फाइंड आउट होता है, f = 0 मिलता है इन दोनों पर।
आइए हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन 12 के लिए पैकिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है आपको। पैकिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, ये आपके क्वेश्चन है। कार्बन 12 के लिए पैकिंग फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ यदि हम कार्बन 12 के लिए बात करें तो A इज इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू क्या होगा 12, और मास इसकी जो m की बात करें, यथार्थ द्रव्यमान की, m इज इक्वल टू वो होगा 12 am v के बराबर, तो ये होगा am v। तो ये इस तरह से हमें फाइंड आउट होता है कि इसका जो यह द्रव्यमान संख्या है 12 am है, और इसका जो यथार्थ द्रव्यमान है 12 am है। तो इसका जो पैकिंग फैक्टर होगा F इज इक्वल टू 12 माइनस 12 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 0। इसका पैकिंग फैक्टर का जो मान होगा वो कितना होगा 0 होगा। तो इस तरह से आज हमने जो है दो टॉपिक डिस्कस किए, द्रव्यमान शक्ति और संकुलन गुणांक। यहाँ से आधे नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन भी पुट अप होते हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के टॉपिक्स लेंगे। थैंक यू।